बात करते हैं बिहार चुनाव पर मचे घमासान की। 6 दिन पहले चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है। दोनों खेमों में अंदर खाने काफी खींचतान मची है और यही वजह है कि अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है। फिलहाल पटना की लड़ाई अब दिल्ली तक आ चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे से नाखुश होकर दिल्ली में डेरा डाल रखा है। खबर है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों ही सीटों को लेकर के सहमत नहीं हैं। चिराग को बीजेपी बनाने में जुटी है और मांझी कुशवाहा भी कल जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल महागठबंधन की तरफ भी है। सहयोगी दलों की नाराजगी के बीच कल आरजेडी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर सीट बंटवारे तक सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। अब खबर यह है कि आज तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं, जहां कांग्रेस आलाकमान से मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसमें महज 6 दिन बचे हैं और ऐसे में सीटों को लेकर दोनों गठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। और बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी 50 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे में सीट बंटवारे का अल्टीमेटम भी दिया है। यह भी सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है और बात नहीं बनी तो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी, ये जानकारी मिल रही है। आरजेडी ने भी कांग्रेस के सामने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने की शर्त रख दी है। तो यहां मोलभाव हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है। महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा सभी दल तेजस्वी के चेहरे पर राजी हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से बातचीत के साथ प्लान बी पर भी आरजेडी काम कर रही है। यह भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के कोटे वाली ज्यादातर सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों पर मंथन किया है। आज दिल्ली दौरे पर राहुल गांधी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब केस में फैसले की वजह से दिल्ली में रहेंगे लालू, तेजस्वी और राबड़ी, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे और माना जा रहा है कि इसी दौरान तेजस्वी कांग्रेस आलाकमान से सीटों पर मंथन कर सकते हैं। अगर बात नहीं बनी तो आरजेडी ने कांग्रेस के कोटे वाली सीटों पर भी तैयारी तेज कर दी है, ताकि बात अगर बिगड़ी तो कोई दिक्कत ना आए। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से हैं, शशांक कुमार पटना से हैं। शशांक, दिल्ली में बैठकों का दौर होने जा रहा है, लेकिन असल खिचड़ी पटना में पक रही है। क्या खबर मिल रही है एनडीए और महागठबंधन को लेकर के, कहां मामला फंसा हुआ है? पहले बात एनडीए की करें। शशांक, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त पेच जो है वो फंस गया है। अब तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तिथि 17 तारीख है, 10 तारीख से नामांकन शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक कोई निर्णय हुआ नहीं है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कांग्रेस ने सीधा जो है आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला कर दीजिए, नहीं तो पहले चरण को लेकर हम अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ, राजद जो है एकदम कड़ा रुख अख्तियार कर ली है। राजद 50 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 60 सीटों की मांग पे जो है वो अड़ गई है और राजद ने शर्त रख दी है ये कि जब सीट शेयरिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो तो उसी समय तेजस्वी को भी जो चेहरा है वो घोषित किया जाए। महागठबंधन के सभी दल कांग्रेस को छोड़कर तेजस्वी के चेहरे पर जो है वो सहमत है। शशांक, यहाँ छोटा सा इसमें सवाल मैं ये पूछना आपसे चाहूंगा कि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के आखिर कांग्रेस में ऊहापोह क्यों है? क्यों आरजेडी को इसके लिए दबाव बनाना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस जो है 2020 में 70 सीटों पे लड़ी थी। वो चाहती थी कि उसको 70 दी जाए या उससे अधिक, लेकिन राजद जो है तैयार नहीं हुई। तो अब कांग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने के लिए, कम से कम 60 सीट भी मिल जाए, उसको लेके जो है दबाव बना रही है। और यही इसी कारण जो है तेजस्वी के नाम पर जो है वो मोहर नहीं लगा रही है। और मैं आपको बता दूँ, आरजेडी 130 या 138 सीटों पे तो लड़ ही सकती है। जो अपने कोटि की सीटें हैं राजद की, उस पर उसने उम्मीदवारों के नामों पर तो मंथन कर लिया है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी खबर है,
राजद ने अलग से 30 सीटों पर भी जो है उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है। इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के खाते की सीटें हैं। तो कांग्रेस को सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि हमारी शर्त नहीं मानी तो बात बिगड़ सकती है, हम आपके सीटिंग सीटों पर भी जो आपके कोटे की जो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव पर एनडीए खेमे से बड़ी खबर है। बीजेपी को जीतन राम मांझी ने लिस्ट सौंप दी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को 15 सीटों की सूची दे दी है। चिराग के लिए सिकंदरा सीट छोड़ने से भी इनकार कर दिया है। सूत्रों से यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जीतन राम मांझी कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो लगातार 15 सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं और उनकी दलील है कि स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 8 सीटों पर जीत जरूरी है, इसलिए उन्हें 15 सीट हर हाल में चाहिए। इसके अलावा मांझी ने चिराग के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा को भी छोड़ने से इनकार कर दिया है। अंकित गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। अंकित, जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी 7 से 8 सीट से ऊपर नहीं जाना चाह रही। ऐसे में क्या कुछ यहां पर चल रही है, एनडीए के अंदर क्या कुछ उठापटक चल रही है, ये बताएं। चंदन, अगर मैं एनडीए के लिहाज से बात करूं तो देखिए एनडीए में जो है अलग अलग घटक दल हैं, जिसमें जो है चिराग पासवान है, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं। सबने अपनी अपनी मांग जो है बीजेपी के सामने रख दी है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर चिराग की सीटों की बात की जाए तो वो बीजेपी अपने आप हैंडल करे, क्योंकि चिराग के साथ में बीजेपी ही नेगोशिएट कर रही है, वहां पर जेडीयू का रोल नहीं है। और मुझे जो जानकारी मिली है लगभग वो सहमति बन चुकी है। और कल जो चिराग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जब मैंने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि हमारी 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है, जिस बात का भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि मांझी अपनी एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं, सिकंदरा वाली। इसी तरीके से कुछ ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं और चिराग चाहते हैं कि वो सीट उनको दे दी जाए। तो करीबन 5 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के गतिरोध बना हुआ है और उसी को दूर करने की कोशिश चल रही है। और जो चिराग की पार्टी के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, उनसे जब मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपस में बैठ करके सॉल्व हो जाएगा और मुमकिन है कि आज देर शाम तक तस्वीर साफ हो जाए। इशू नहीं है अंकित, लेकिन अभी तक जो है मामला सुलझ नहीं पाया है और इतने दिन हो चुके हैं चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल फैसला नहीं हो पाया। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। बिहार चुनाव पर आज फिर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बिहार कोर ग्रुप के नेता बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। यह बड़ी खबर आ रही है। तो शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है और बिहार कोर ग्रुप के नेता दोपहर 12 बजे नड्डा के आवास पर बैठक में शामिल होंगे। 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी, तो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसमें देर लग रही है, ऐलान नहीं हो रहा है। हालांकि कल दिलीप जायसवाल की ओर से यह कहा गया था कि आज ऐलान हो सकता है, आज ऐलान हो जाएगा, उन्होंने कहा था, लेकिन आज भी बैठकों का दौर ही चलने वाला है। और ऐसे में बिहार चुनाव में दोनों गठबंधन के अंदर मची खींचतान साफ साफ देखने को मिल रही है। जो छोटे दल हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों ने प्लान बी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों पर जो 30 उम्मीदवार हैं उनके लिए भी मंथन करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी शशांक ने दी है और ऐसे में ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बार्गेनिंग क्या इस हद तक जाएगी कि महागठबंधन टूट सकता है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सियासी खींचतान जरूर हो रही है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन। इस सबके बीच आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर। यह बड़ी बैठक होने जा रही है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। तो एक तरफ जहां बिहार में सीटों पर माथापच्ची चल रही है, एनडीए से लेकर महागठबंधन में खींचतान मची है, वहीं अपने विधायकों के खिलाफ जनता भी मोर्चा खोल रही है। मसौड़ी सीट से आरजेडी विधायक रेखा के खिलाफ लोग राबड़ी देवी की आवाज पर पहुंच गए और खूब नारेबाजी की। इन लोगों ने रेखा पासवान को फिर से टिकट नहीं देने की मांग की। अब तक हम ये देख रहे थे कि अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है राबड़ी आवास के बाहर, जहां आरजेडी विधायक के खिलाफ हल्ला बोला है। उनके समर्थकों ने, उनकी पार्टी के समर्थकों ने रेखा पासवान को मसौड़ी से फिर से टिकट नहीं देने की मांग आलाकमान से की जा रही है। और शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए प्रदर्शन लोग कर रहे थे, यहां तो टिकट कटवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 10 दिनों से
अलग अलग जिलों के राजद नेता कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। कई विधायकों का टिकट कटाने की जो है वो मांग कर रहे हैं, टिकट कटवा दिया जाए, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। वहीं कई लोगों को टिकट दिया जाए इसकी भी मांग कर रहे हैं। आज रेखा देवी जो मसौढ़ी से राजद की विधायक हैं, उनको टिकट ना दिया जाए इसकी मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले 10 दिनों में कम से कम 4 से 5 बार जो है रेखा देवी को टिकट न देने की मांग को लेकर कार्यकर्ता नेता वहाँ पर धरना दे चुके हैं। आज एक बार फिर से दे रहे हैं। ये बिहार के मसौढ़ी से जो है विधायक हैं, 2 बार से राजद से जीत रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार इनको टिकट जो है वो नहीं दिया जाए। जनता के बीच रहती नहीं है, कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेती हैं, इनको जनता से, क्षेत्र से मतलब ही नहीं है। और इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव से भी जो है मुलाकात की है, अपनी बात रखी है, लेकिन अब टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इस पर निर्णय लालू प्रसाद यादव। जी बिल्कुल। इन सब के बीच शशांक, सिर्फ मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान का ही नहीं बल्कि आरजेडी के दूसरे विधायकों का भी विरोध हो रहा है। मुजफ्फरपुर में गायघाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी विधायक निरंजन राय गायघाट इलाके में मौजूद गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप पिछले 5 साल कहां थे। ये 5 साल में आप आज नजर आए हैं, क्या 5 साल कहाँ थे आप? हम कहाँ भेंट कर, आपको अभी कहाँ मैं आप आए हैं ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए। सब 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। बार आए हैं तो लगातार घूमे, आपसे नहीं भेंट है। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे लगातार। तो बिहार के चुनावी मौसम में दल बदल की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। दल बदलने वालों में कोई नाराजगी की शिकायत कर रहा है तो कोई अनदेखी की, लेकिन सच यह है कि कोई टिकट कटने के डर से तो कोई अपनी जीत की उम्मीद में पाला बदल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दल बदलू नेताओं को जीत नसीब होगी, और बिहार के पिछले चुनाव में दल बदलने वालों की जीत का गणित क्या कहता है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अरुण कुमार की आखिरकार घर वापसी हो ही गई। बिहार की राजनीति में अरुण बड़े नाम हैं, भूमिहार जाति से आते हैं जो आमतौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अब की बार इस जाति को लुभाने में आरजेडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले महीने भी अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी की चर्चा थी, तारीख भी तय थी 4 सितंबर, लेकिन बिहार बंद का हवाला देकर उनकी जेडीयू में वापसी टल गई। इसकी वजह जेडीयू की अंदरूनी राजनीति मानी गई। अब वो अपने बेटे ऋतुराज के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में लौट आए हैं। बिहार जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर है, इसमें हम अपनी ताकत लगाएंगे। अरुण कुमार 1999 में जेडीयू से और 2014 में आरएलएसपी से लोकसभा सांसद चुने गए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। कई पार्टियों में रहे अरुण कुमार मगध क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। अब जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बेटे ऋतुराज के जहानाबाद जिले की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी सीट से एक दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुए राहुल शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कई बार के विधायक और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा भी भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। शुक्रवार को राहुल शर्मा के अलावा पूर्णिया से पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, पिछली बार एलजेपी के टिकट पर वैशाली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अजय कुशवाहा, बांका से जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। दल बदल से जुड़ी ताजा चुनावी खबर ये भी है कि दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मिश्री लाल यादव भी लालटेन पकड़ सकते हैं। मिश्री लाल यादव 2020 में वीआईपी के टिकट पर विधायक चुने गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब उससे भी मोहभंग हुआ तो पाला बदलने की दहलीज पर हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से आरजेडी के संपर्क में थे। मैं कहां जाने वाला हूं अभी कोई निर्णय नहीं लिया हूं, लेकिन राजनीति जब करता हूं तो कहीं ना कहीं खड़ा तो रहना पड़ेगा, इसीलिए मतलब अभी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव के वक्त पाला बदलना भारतीय राजनीति की रस्म बन चुकी है, जिसे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से परिभाषित करती है।
इस सरकार की नैया डूबती देख करके सब लोग को इस बात का अंदेशा है, अंदाजा है कि इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, घर घर नौकरी बांटेंगे। भाई जिनको जहां से चुनाव लड़ना है उस सुविधा के अनुसार अपने आप को उस दल में समाहित करते हैं, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वैसे दल बदल चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। कम से कम बिहार का पिछला चुनाव तो यही बयां कर रहा है। 2020 में बिहार के 18 प्रमुख चेहरे दल बदल कर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जीत पाए और 16 हार गए। ऐसे में 2025 में ये अंकगणित बदलेगा या फिर पुराना रिवाज ही कायम रहेगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है। डूरंड लाइन के दोनों ओर भीषण गोलीबारी हुई है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर जमकर बारूद बरसाया, जबरदस्त हमला बोला। रॉकेट, मोर्टार और हेवी मशीन गनों की आवाज से पूरा सरहदी इलाका गूंज उठा। एक ओर अफगानिस्तान बारूद बरसा रहा था तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त और जलालाबाद इलाकों में हवाई हमला किया था और अब अफगानिस्तान ने उसी हमले का जवाब दिया है। और जवाब भी ऐसा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी। अफगानिस्तान ने दिल दहला देने वाला ही हमला डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर किया है, जिससे पाकिस्तान की चौकियां धुआं-धुआं हो गई। डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं और इसी डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। इनमें कुछ सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए जरा इन तस्वीरों को। अफगानिस्तान के हमले में ये पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया गया है। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की गई है। पाकिस्तान में घुसकर के 7 इलाकों में हमला किया गया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी अफगान लड़ाकों ने जब्त कर लिए हैं। तालिबान ने 5 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ लिया है। बीती रात करीब 3.5 घंटे तक यह संघर्ष चला है, तो बड़ा घमासान चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के इलाकों में अटैक किया, एक के बाद एक, ये कहकर के कि वहां पर आतंकी ठिकानों को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को उसने निशाना बनाया। तो सोचिए, जो पाकिस्तान खुद दुनिया भर में आतंक को एक्सपोर्ट करता है, वो आतंक पर कार्रवाई के नाम पर एक दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, और वो भी जो कभी उसका मित्र देश हुआ करता था। लेकिन असल वजह यह भी मानी जा रही थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे और इससे बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के मकसद से यह अटैक किया था। लेकिन उसकी ये चाल उसके ऊपर अब भारी पड़ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जबरदस्त पलटवार किया है और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को, 5 सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा अब तालिबान की ओर से किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जबरदस्त घमासान। डूरंड लाइन जो कि दोनों देशों को अलग करती है, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है, बारूद बरस रहे हैं, यहां हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और फिलहाल हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। भारत से भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आमिर मुत्तकी ने यह साफ साफ कहा था कि अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती पाकिस्तान ना करे। जिस तरह से उसने हवाई हमले किए हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफगानिस्तान ने जो चेतावनी दी थी उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तालिबान का शासन जब आया था तो पाकिस्तान काफी खुश हुआ था। उसे लगा था कि वहां पर ऐसी कठपुतली सरकार बनेगी जो कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करेगी अफगानिस्तान में। लेकिन तालिबान सरकार ने
वहां पर पाकिस्तान को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया था और इसके बाद से ही रिश्ते बिगड़ रहे थे और डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है। यह भी एक बड़ा विवाद की बड़ी वजह है। और एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, डूरंड लाइन पर गोलियां बरस रही हैं, यहां पर धमाके हो रहे हैं, किस ओर जाती हुई ये लड़ाई दिख रही है और क्या लगता है कि ये थमने के आसार दिख रहे हैं? देखिए चंदन, ऐसा लगता नहीं है कि अब ये रुकेगी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे समय में अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया, उनकी राजधानी काबुल पर हमला किया था, वो ऐसे समय में किया कि जब अफगानिस्तान के खुद विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे और पाकिस्तान दरअसल इस बात से भी बहुत उसको परेशानी हुई है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध क्यों इतने अच्छे हो रहे हैं, क्यों भारत ने तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, उनको बुलाया है, उनका स्वागत किया। हमने देखा कि किस तरह से विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई, NS अजीत डोभाल के साथ मुलाकात हुई, देशबंद भी गए। तो ऐसे में उस समय में स्ट्राइक करना ये अफगानिस्तान को बहुत नागवार गुजरा है और इसके लिए ही अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं, हालांकि बहुत छोटी आर्मी है उनकी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी उन्होंने जो डूरंड लाइन है, करीब 2500 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, उसमें कई जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे ही बॉर्डर पे हेलमेंड हो, पक्तिया हो, खोस्त हो, जितने भी इलाके हैं, नंगहार है, उन सब इलाकों में अफगानिस्तान की जो सैनिक है वो पाकिस्तान की चौकी पर जाकर उन्होंने हमला किया और जैसे कि दोनों देश दावा कर रहे हैं एक दूसरे का कि कब्जा भी कर लिया है उनकी, तो ये अब लगता नहीं है कि तनाव रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल ये खड़ी हो सकती है कि दोनों फ्रंट, क्योंकि भारत के साथ उसका पहले से ही देख रहे हैं पहलगाम के बाद से तनातनी चल रही है और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ उसकी अगर ये तनातनी चलती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल नीरज, अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध की, तो दोनों देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक तौर पर काफी मजबूत रहे हैं। अफगानिस्तान के लाखों शरणार्थी भी पाकिस्तान में थे। कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भी पाकिस्तान ने खदेड़ा था और अब इस तरह से हमले की कार्रवाई करना, यह क्या दिखाता है, पाकिस्तान की किस तरह की रणनीति को दिखाता है? देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले मुत्तकी ने भी कहा था कि जब तालिबान का जब शासन आया था तो पाकिस्तान ने ही उसका स्वागत किया था, लेकिन अब पिछले हाल के दिनों में देखेंगे तो पाकिस्तान की सेना ने कई बार अफगानिस्तान में जाकर हमला किया है और उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, उनका ये कहना है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो लड़ाका ग्रुप है वो अफगानिस्तान में छिपते हैं और आकर यहाँ चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो, वहां पर आकर हमला करते हैं। तो और रहते भी यहाँ पर शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आए हुए थे तालिबान के शासन में, उनका ये कहना है कि ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ 1-1.5 साल से इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अलग उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने जिम्मेदार इसको ठहराया और उसके लिए हमले किए। तो ये अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले उन्होंने बॉर्डर एरियाज में अटैक किया था एरियाज, लेकिन इस बार जब काबुल में किया है, राजधानी काबुल में अफगानिस्तान की, तो ये तालिबान शासन को बिल्कुल भी नागवार। बिल्कुल नीरज, अफगानियों की अगर बात की जाए तो वो काफी गर्व करने वाले लोग हैं और काफी प्राउड लोग हैं और उनकी राजधानी पर अटैक करना निश्चित तौर पर उन्होंने उसका बदला लेना शुरू किया। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कहां कहां गोलीबारी हुई है। पक्तिया और कुर्रम बॉर्डर पर यहां जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। इसके अलावा कुनार बाजौर बॉर्डर पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त घमासान हुआ है। हेमलैंड बरामचा यहां भी घमासान हुआ है, जबकि बलूचिस्तान बॉर्डर, नंगरहार, खैबर बॉर्डर, स्पीन बोल्दक, चमन बॉर्डर, खोश्त गुलाम खान, उत्तरी वजीरिस्तान, मीरानशाह बॉर्डर, पक्तिका, दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर, ये वो इलाके हैं जहां पर यह घमासान चल रहा है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि आतंक को खाद पानी देता रहा है और अब आतंक का खुद भी शिकार हो रहा है, क्योंकि जहर की खेती करने वाले उनको खुद भी जहर पीना पड़ता है। यह पाकिस्तान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों को अलग अलग बातें कही जाती थी, आपसे मैं आगे इस पर और जानकारी लूंगा, लेकिन यहां जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल लड़ाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है नीरज, लेकिन पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर आप जहर की खेती करते हैं तो फिर आपको जहर पीना पड़ता है। अगर आप शेर की सवारी करेंगे तो शेर आकर आपको एक न एक दिन खा जाएगा।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहा जाता था कि जो तालिबान है उसको जो खड़ा करने में जो पाकिस्तान की जो खुद की एजेंसी है आईएसआई, उसका एक बहुत अहम रोल रहा था। बहुत बड़ा कहते थे कि उनकी उपज है, लेकिन अब और खुद तालिबान भी इस बात को मानता आया था कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध अच्छे रहे थे। लेकिन अब हाल के सालों में जिस तरह से पाकिस्तान की जो नीति रही है, देखिए खासतौर से अगर चंदन अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कैसे जो असीम मुनीर हैं उनके आर्मी चीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं। तो हम जो एयरबेस है वो अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान उसको एक बार दे दे। 2021 में वापस लौटे थे, लेकिन अब फिर आना चाहता है अमेरिका। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया और उनको मदद किससे मिल रही है? भारत ने उनका समर्थन किया। निश्चित तौर पर चीजें काफी बदल गई हैं नीरज। जब तालिबान आया था सत्ता में तब से लेकर अब तक काफी चीजें बदल चुकी हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं। देखना है कि ये लड़ाई कहां जाकर के थमती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधानसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने विकास को लेकर जताया विरोध, जमकर हुआ हंगामा। सीटों को लेकर खींचतान के बीच आरजेडी समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर किया हंगामा। रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ पोस्टर के साथ राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी समर्थक उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकराया। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है कांग्रेस। आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने गया के वजीरगंज में उतारा प्रत्याशी। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी देते हैं जुमला, हमने अपनी सरकार के दौरान पूरे किए वादे। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने बुलाई आपात बैठक। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को आरजेडी में विलय करने का ऑफर। पारस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं तेजस्वी। आज दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर। आज जनसुराज पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने समेत अन्य सीटों पर होगा फैसला। ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 32 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 16 जिले के 32 विधानसभा क्षेत्र में लड़ेगी एआईएमआईएम। पटना में एक शख्स पर अपने बच्चे की पिटाई का आरोप। सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चे को अस्पताल भेजा। आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में महागठबंधन से जुड़ी हुई सीट बंटवारे पर आरजेडी को जेएमएम का भी अल्टीमेटम। जेएमएम ने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और 12 सीटें देने की मांग की है। जेएमएम ने अपनी लिस्ट जारी करने की धमकी भी दी है। जेएमएम जो कि पड़ोसी राज्य झारखंड में सत्ताधारी है और वहां पर आरजेडी और कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, लेकिन जेएमएम 12 सीटें चाहती है बिहार में और 2 सीटों से ज्यादा देने को आरजेडी तैयार नहीं है। और ऐसे में जेएमएम ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो अपनी सीटें अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी 15 अक्टूबर तक, अगर आरजेडी ने लिस्ट उनको नहीं सौंपी, उनको सीटों का ऐलान नहीं किया तो महागठबंधन में खींचतान का सिलसिला जारी है और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ साथ जेएमएम भी आंखें दिखा रही है और यहां 12 सीटों की मांग कर रही है।